गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की जो कक्षा है, अभी तक आपने भारतीय मानसून में ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में देख लिया है, शीतकालीन मानसून पवनों के बारे में पढ़ लिया है। अब जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बचे हुए हैं, एक है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत आपका एल नीनो और ला नीना भी आता है। तो वो तो आपका एक विस्तृत टॉपिक है, वो अलग से चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो आपकी चर्चा होने वाली है, ये सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। दूसरा आप देखेंगे भारतीय मानसून की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में कि वर्तमान समय में भारत में मानसून की कौन सी अभिनव प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलती हैं, किस स्थान पर आपको देखने को मिलता है बाढ़ की घटनाएं, किस स्थान पर आपको सूखा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि राजस्थान में इस समय यदि हम देखें पिछले 10 सालों से तो लगातार वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। राजस्थान में भी आपको बाढ़ देखने को मिलती है, क्यों? तो ये सारे जो प्रश्न बनते हैं ये अभिनव प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। लेकिन जो आज सबसे पहले हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे, ये है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। और अभी तक आपने शीतकालीन मानसून को पढ़ लिया है, ग्रीष्मकालीन मानसून को आप पढ़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप भी कुछ बिंदुओं को बता सकते हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम ले लें कि सबसे पहले यदि हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो पहला जो कारक हो जा रहा है सामान्य सा हिमालय है। अब हिमालय की यदि हम बात करें कि हिमालय किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, किस प्रकार से भारतीय मानसून को बेहतर करता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानसून की जब संबंध हम देखते हैं हिमालय से, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ग्रीष्म काल में भी जो हिमालय है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, जो हमारी शीतकालीन मानसून दशाएं बनती हैं, इसको भी हिमालय प्रभावित करता है। कैसे, इन सबको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जब बात आती है कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून है इसको किस प्रकार से हिमालय प्रभावित करता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन होता है, मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून की यदि हम बात करें तो सूर्य को आपको कहां पे रखना है, कर्क रेखा पर रखना है। और किस महीने की बात हो रही है, आप जून महीने को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को अच्छे से करेंगे। अब ग्रीष्मकालीन मानसून की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप जानते हैं ग्रीष्मकालीन में मानसून सूर्य जो आपका है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण जो आपकी मानसूनी पवनें होती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं विषुवत रेखा को क्रॉस कर, उनको क्या करना पड़ता है, हिमालय के कारण उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि वो हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको भारतीय भूभाग में रुकना पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हिमालय जो है मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा यदि हम देखें शीतकाल में क्या रोल है हिमालय का, तो शीतकाल में जब आप देखते हैं कि जो आपकी साइबेरियन पवनें होती हैं लगातार भारतीय भूभाग में प्रवेश करने का प्रयास करती रहती हैं, और जो विभिन्न दर्रे हैं बृहद हिमालय में, उनमें से होकर कुछ साइबेरियन हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण जो आपकी ध्रुवीय पोल है, वो आपकी ध्रुवीय पोल की जो पेटी है वो खिसक कर निम्न अक्षांशों तक आ जाती है। मतलब जो आपकी एक प्रकार से देखें 60 से 65 वाली जो पेटी होती है, ये खिसक कर आपके 30 से 35 तक आ जाती है। क्यों? साइबेरियन विंड के कारण, साइबेरियन ठंडी हवाओं के कारण, जो दर्रों से होकर, जो बृहद हिमालय के दर्रों से होकर भारतीय भूभाग में पहुंचती हैं, वो यहाँ के ताप को बहुत गिरा देती हैं। अब यदि हम देखें कि शीतकाल में क्या रोल है हिमालय का, तो शीतकाल में सबसे महत्वपूर्ण रोल है, जैसे अभी तक ग्रीष्मकाल में हिमालय क्या करता था कि जो हमारी मानसूनी पवनें होती थी उनको रोक कर वर्षा कराता था, जो जलवायु युक्त हमारी पवनें होती थी उनको रोक कर वर्षा कराता था। और उनकी जो गुप्त उष्मा होती थी, क्योंकि हवाओं में गुप्त उष्मा भी होती है, जब जलवाष्प है, जलवाष्प समाप्त कब होगा, वर्षा हो जाएगी तो जलवाष्प समाप्त हो जाता है। लेकिन अब इनकी जो गुप्त उष्मा होती है उसको भी हिमालय बैरियर का काम करता है और उसको भी भारतीय भूभाग में रोके रखता है, जिससे कि अपेक्षाकृत भारतीय भूभाग गर्म रहता है। अब शीतकालीन दशाओं में क्या करता है,
कि साइबेरियन जो आपकी हवाएं हैं इनको रोके रखा है, और साइबेरियन हवाओं के रोकने के कारण आप देखते होंगे कि भारतीय भूभाग का ताप, विशेषकर आप गंगा के मैदान की जो है, गंगा की जो हमारी घाटियां हैं, मैदान हैं, वहाँ पे यदि आप देखते होंगे तो 4 से 5 डिग्री का ताप जो है ये बना रहता है, इससे नीचे नहीं जा पाता। यदि शायद हिमालय ना होता तो ये जो ताप आपको देखने को मिल रहा है ये शायद निगेटिव में, माइनस में चला जाता, और यहाँ पे जो आपकी अनुकूल दशाएं रहती हैं वो शायद प्रतिकूल हो जाती, जैसा कि आपको रसिया और अन्य उत्तरी गोलार्ध के देशों में देखने को मिलता है। तो शीतकाल में सबसे पहले ये जब बैरियर का काम करता है साइबेरियन हवाओं के लिए, और साइबेरियन हवाओं के लिए जब ये बैरियर का काम करता है तो उसी क्षण आप देखते होंगे कि आपका जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल अपेक्षाकृत धीरे धीरे अपेक्षाकृत ये क्या होता है, ये ठंडा होता जाता है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक क्षेत्र बन जाता है उच्च वायुदाब का, और उसी उच्च वायुदाब के क्षेत्र के कारण जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखा को पार कर थार के प्रदेश तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो शीतकाल में जो प्रमुख योगदान है हिमालय का वो है कि आपके साइबेरियन हवाओं को रोके रखता है, जिससे कि साइबेरियन जो हवाएं हैं ये भारतीय जो मानसून है, भारतीय जो जेट बनती है इसको प्रभावित नहीं करते हैं, और शीतकाल में भी आपको भारतीय भूभाग के कुछ भागों में वर्षा देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में आप राजस्थान का भाग ले सकते हैं, हरियाणा का भाग ले सकते हैं यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो। बाकी दक्षिण भारत की यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की जो पौने होती हैं, लौटती पौने, उनके द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं वो इन हवाओं के मार्ग में बाधक बनती हैं, जबकि ये ही हवाएं उड़ीसा से भी होकर गुजरती हैं, लेकिन उड़ीसा में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि उड़ीसा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इन हवाओं के समानांतर हो जाती हैं, जिससे हवाएं आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जब ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पहुंचती हैं तो पहाड़ियां कुछ इस तरह से विस्तृत हैं, जिसके कारण ये बाधक बनती हैं और इनको मजबूरन यहाँ पे वर्षा करना पड़ता है। तो हिमालय का योगदान क्या है कि एक तो साइबेरियन हवाओं को रोककर भारत में शीतकालीन मानसून की दशाओं को वर्तमान समय में बनाए रखता है, और ग्रीष्म काल की यदि हम बात करें तो ये भारतीय मानसून पवनों को रोककर वर्षा कराता है, और इनकी गुप्त उष्मा को भी भारतीय भूभाग में ही रोके रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है भारतीय मानसून में, कह सकते हैं आपकी थार का प्रदेश। अब थार का प्रदेश किस प्रकार से भारतीय मानसून में मदद करता है, किस प्रकार से प्रमुख कारण है, ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि थार का प्रदेश जो अत्यधिक गर्म होता है, जब ग्रीष्म काल में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे थार का प्रदेश अत्यधिक गर्म हो जाता है, और यहाँ का जो ताप है वो आपको 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। तो इस दौरान यदि आप देखें तो यहाँ से संवहन तरंगें उठती हैं, और वही कारण है थार के प्रदेश के गर्म होना ही प्रमुख कारण है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध से मानसूनी पवनें थार के प्रदेश तक बढ़ती हैं, थार के प्रदेश की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होता है, आकर्षण का जो केंद्र होता है उन हवाओं के लिए, वो आपका थार का प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पे ताप ज़्यादा होता है, और ताप ज़्यादा होने के कारण लगातार कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं, और कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठने के कारण यहाँ पे रिक्त स्थान जो गैप बनता है उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं इस तरफ खींची चली आती हैं। दूसरा आपने देखा था कि जो आपका थार का प्रदेश है, यही थार का प्रदेश जब आपके तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार, इससे भी संवहन तरंगें उठती हैं इस जून के माह में। और तीसरा जो आपने पढ़ा था हिमालयन एल्बिडो, हिमालयन एल्बिडो, तो ये तीनों, क्योंकि हिमालयन एल्बिडो है, यहाँ से भी जो ऊर्जा है वो निर्मुक्त हो रही है, ऊर्जा वापस जा रही है। तिब्बत के पठार से लगातार जो आपकी कन्वेक्शनल करंट, जिसको आप संवहन तरंगे कहते हैं, लगातार उठ रही हैं, थार के प्रदेश से भी उठती हैं। और जब ये तीनों एक साथ मिलती हैं, इन तीनों की मैकेनिज्म जब एक साथ कार्य करती है, तब आपको देखने को मिलता है कि भारत में मानसून बहुत तेजी से आता है, क्योंकि ये तीनों जब उठती हैं, क्षोभ सीमा तक उठती हैं, ये इनकी संवहन तरंगे जो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज पे उठती हैं। इसके बाद जब ये जाके जब ये जाके हिंद महासागर के क्षेत्र में बैठती हैं, जहाँ पे सूर्य अभी है नहीं, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये भूभाग जो है, ये जो स्थल खंड है, ये जो जल खंड है आपके दक्षिणी गोलार्ध के, ये अपेक्षाकृत ठंडे हैं, जिससे ये पौने जब जाके वहाँ पे उतरती हैं तो ये भारतीय मानसून को फोर्स करती हैं। इसके बारे में आपने पूर्व में पढ़ा है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया कि थार का प्रदेश किस प्रकार मदद करता है, तिब्बत का पठार किस प्रकार मदद करता है। अब एक और महत्वपूर्ण कारक है जो मानसून के संदर्भ में मैंने उत्तर लेखन करने
करने को आपको दिया था, वो भी इसी से संबंधित है कि ITCZ जो आपका है ये किस प्रकार से भारतीय मानसून में प्रमुख कारण है। ITCZ के बारे में आपको एक उत्तर लेखन करने को भी दिया गया था कि भारतीय मानसून ITCZ के विस्थापन का परिणाम है, और शायद आप किए भी होंगे, यदि किए हैं तो आपको सबमिट भी करना चाहिए। तो ITCZ का परिणाम है भारतीय मानसून। तो ITCZ किस प्रकार से भारतीय मानसून की दिशा को निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ गति करता है, कर्क रेखा की तरफ गति करता है विषुवत रेखा को पार कर, तो उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि ITCZ सूर्य के आगे आगे चलता है। आगे आगे क्यों चलता है ये मैंने आपको बताया था, विस्तृत चर्चा पहली ही कक्षा में हुई है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि जैसे जैसे ITCZ आगे बढ़ता था, उसी के साथ साथ क्या होता था, दोनों गोलार्धों की जो पौने होती थी ये ITCZ के पास आती थी, यहीं पे अवसरित होती थी। और इसके कारण क्या होता था कि ITCZ का विस्थापन जब होता था, उसी के कारण आप देखते होंगे कि जो आपका पूर्वी मैदान है, विशेषकर जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे आप देखते थे कि बंगाल की खाड़ी का यदि हम इसको क्षेत्र मान लें तो यहाँ पे बहुत सारे चक्रवात बनते थे। चक्रवात क्यों बनते थे कि जब ITCZ मूव करता था तो यहाँ पे जो पौने आके दोनों गोलार्धों की मिलती थी, जिससे चक्रवातीय पौनों का रूप लेती थी। और उसके बारे में भी अभी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ITCZ की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय मानसून के विस्थापन जो आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारतीय मानसून केरल से लेकर आपको जम्मू कश्मीर तक देखने को मिलता है, वो ITCZ से जुड़ा हुआ है। और किस प्रकार से जुड़ा हुआ है वो आपने समझने का, देखने का प्रयास किया है। और पिछली कक्षा में आपने देखा था कि जब शीतकालीन मानसून दशाओं की बात हो रही थी तो आपने देखा था कि यही ITCZ है जो सूर्य के पीछे पीछे रहता है। जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो ITCZ सूर्य के पीछे पीछे होता है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ सूर्य के आगे आगे होता है। इनके कारणों की बात जब आपको शीतकालीन मानसून दशाओं की वीडियो दी गई थी तो वहां पे आपको बताई गई थी। तो ITCZ भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब ITCZ हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, थार का प्रदेश हो गया, हिमालयन प्रदेश हो गया। इसके बाद आती हैं आपकी जेट पौने, क्योंकि जेट पौने भी अहम भूमिका निभाती हैं भारतीय मानसून में। यदि जेट पौने कमजोर पड़ जाती हैं तो भारतीय मानसून भी कमजोर पड़ता है। और अभी जब मैंने आपको बताया कि अगले पिछले स्लाइड में है ये आपका कि जब थार के प्रदेश से उठने वाली संवहन तरंगे तिब्बत के पठार से उठने वाली संवहन तरंगों से हिमालयन एल्बिडो मिल जाता है, तीनों जब मिल जाते हैं और जब ये जेट का रूप लेते हैं और जब ये हिंद महासागर में उतरते हैं तो ये भारतीय मानसून को फोर्स करते हैं, भारतीय मानसून में तेजी लाते हैं और भारतीय मानसून लगातार आपको भारतीय भूभाग पर देखने को मिलता है। तो जो जेट का एक प्रकार से योगदान है, तो जेट का योगदान इतना है कि यह भारतीय मानसून को फोर्स करता है नियमित रहने के लिए, लगातार रहने के लिए और तेजी से भारतीय भूभाग में वर्षा कराने के लिए। तो जेट का योगदान हो गया। अब जेट के योगदान के बाद यदि दूसरा आप देखते हैं तो आता है एल नीनो और ला लीना। इनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी क्योंकि ये अपने में एक स्वतंत्र टॉपिक है। तो पिछली कक्षा में जितना भी आपने पढ़ा है उनसे संदर्भित जो भी आपको बताया गया, जैसे हिमालय का क्या रोल है, ITCZ का क्या रोल है, इसके साथ साथ जेट पौनों का क्या रोल है, जेट पौनों के साथ साथ आपने देखा कि व्यापारिक पौनों का क्या रोल है। तो इन सब की चर्चा हो चुकी है पूर्व में। तो इनके बारे में आप प्लीज अपने से कम 3 से 4 पंक्तियों में, बहुत ज़्यादा नहीं 40 से 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका योगदान है भारतीय मानसून को गति देने में, भारतीय मानसून को प्रभावित करने में। और लिखना भी चाहिए। और ये आपका होमवर्क बनता है कि जितने टॉपिक अभी आपको बताए गए, जैसे जेट आपको बताया गया, हिमालय के बारे में बताया गया, थार के प्रदेश के बारे में बताया गया, तिब्बत के पठार के बारे में बताया गया, तो ये किस प्रकार से भारतीय मानसून को बेहतर करते हैं या भारतीय मानसून के लिए बाधक बनते हैं, इनके बारे में आपको स्वयं से लिखना है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं। ये तो हो गया भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ मानसून, भारत के जो मानसून है उसका प्रभाव क्या होता है और उसकी अभिनव प्रवृत्तियां क्या हैं। वर्तमान समय में भारतीय मानसून में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, भारतीय मानसून में वर्तमान समय में क्या खासियत देखने को मिलती है, क्या विशेषता देखने को मिलती है, इन सब के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भारतीय मानसून की बात होती है तो आपको तुरंत एक मैप, कोई भी आप एक मैप जो आपके पास उपलब्ध है आप देख सकते हैं।
अब इसमें यदि हम देखें तो अभिनव प्रवृत्तियों की यदि हम बात करें, भारतीय मानसून के प्रभाव की बात करें, तो सबसे पहले भारतीय मानसून का जो प्रभाव है, यदि भारत में मानसून अच्छा होता है तो बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं, अच्छा नहीं होता है तो सूखा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब ये बाढ़ वाले क्षेत्र और सूखा वाले क्षेत्र कहाँ पर हैं, यदि आपने ध्यान से भारतीय मानसून को पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं किन भागों में आपको बाढ़ देखने को मिलती है और क्यों देखने को मिलती है, और अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो क्यों पड़ता है, आप स्वयं से इसका आकलन कर सकते हैं। अब भारतीय मानसून को यदि हम देखें तो आपको एक बताया गया था, एक यहाँ पे आपको वाटर डिवाइड लाइन एक देखने को मिलती है जो आपके पश्चिमी घाट पर्वत से प्रारंभ होती है और इस तरह से आपको ये वाटर डिवाइड लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो वाटर डिवाइड लाइन है यदि हम देखें तो इस वाटर डिवाइड लाइन के जो भी आपके इसके पश्चिम का भाग है, इस क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अपेक्षाकृत ये सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है और इसके जो आपके पूर्व का भाग है वो आपका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है। कैसे? अब आपने देखा था कि जैसे जैसे भारतीय मानसून का आगमन भारत में होता है, भारतीय मानसून की शाखाएं दो भागों में बट जाती हैं। एक आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक आपकी होगी अरेबियन ब्रांच, अरब सागर की शाखा। अब जैसे जैसे अरब सागर की शाखा आगे बढ़ती है, आप देखते होंगे कि ये जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, इससे टकराकर लगातार पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल जाती है। 250 से 300 मीटर की वर्षा आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी खासी बागवानी की फसलें और अन्य कृषि से संबंधित क्रियाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र में तो आपको वर्षा देखने को मिल गई, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत जो आपका है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, ये आपका विष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा देखने को नहीं मिलती और ये क्षेत्र अपेक्षाकृत पश्चिमी क्षेत्र से सूखा रहता है। अब जब यही मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं तो आप जानते हैं कि कुछ धाराएं नर्मदा नदी की सहायता, नर्मदा नदी की जो घाटी है, ताप्ती नदी की जो घाटी है, उससे होकर आगे बढ़ती हैं और आपको देखने को मिलता है कि जो नदी घाटियां हैं उनमें भी ये वर्षा कराती हैं। तो नदी घाटियों में भी वर्षा हो गई। अब यही शाखा जब आपकी आगे बढ़ती है तो ये अरावली के समानांतर बह जाती है, जिसके कारण अरावली का जो ये आपका पश्चिमी भाग है, इस भाग में आपको वर्षा देखने को नहीं मिलती है। अरावली का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे कुछ वर्षा हो जाती है, किसके द्वारा हो जाती है? जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है उसके द्वारा आ जाती है। तो पहला यदि हम देखें जो आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र दिख रहा है वो आपका राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र इसमें आप जोड़ सकते हैं। दूसरा सूखाग्रस्त जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है वो आपका है ये गुजरात का क्षेत्र, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे गिरनार पहाड़ियाँ हैं। इस छोर पर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन इनके उत्तरी भाग में जहाँ पे जामनगर जो बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, लगातार चर्चा में रहता है, तो जामनगर में वर्षा नहीं हो पाती। सुरेंद्रनगर जिला है जहां पे वर्षा नहीं हो पाती। तो भारत का एक और सूखाग्रस्त क्षेत्र जो आपका ये है। ठीक है, इसके बाद जो सूखा पड़ता है वो आप देख रहे होंगे, सूखे की घटनाएं महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में देखने को क्यों मिलती हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो आपकी जो ये शाखा है अरब सागर की शाखा, इसके द्वारा बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। कुछ भागों में हो पाती है, तटीय भागों में हो पाती है, लेकिन अन्य भागों में नहीं हो पाती। और जो मानसून बंगाल की खाड़ी की जो शाखा इसमें प्रवेश करती है, जब ये महाराष्ट्र के आंतरिक भागों तक पहुंचती है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी नमी समाप्त हो जाती है और नमी समाप्त होने के कारण उस अनुपात में वर्षा नहीं करा पाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें से आपका मिर्जापुर का क्षेत्र आपका एक और पड़ता है। तो मिर्जापुर का जो क्षेत्र पड़ता है इसके बारे में मैंने बताया था कि यह भी भारत के 6 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से आपका एक है। तो मिर्जापुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो नर्मदा घाटी की जो शाखा यहाँ तक बढ़ती थी वो पर्वत के दक्षिणी छोर पर तो वर्षा करा देती थी, लेकिन जो मिर्जापुर है ये विंध्याचल जो पर्वत है इसके उत्तरी छोर पर स्थित है, जिसके कारण आपको वर्षा मिर्जापुर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती थी। और मिर्जापुर में जो वर्षा होती थी वो आप देखते थे कि सोन नदी की घाटी है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती थी, जब वही सोन नदी की घाटी से होकर दक्षिण बढ़ती थी, मिर्जापुर की तरफ बढ़ती थी, तो उसी के कारण आपको कुछ वर्षा मिर्जापुर के क्षेत्र में देखने को मिलती थी। तो भारत के यदि हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो आपका पश्चिमी भाग है ये सूखाग्रस्त
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से संदर्भित है और जो आपका पूर्वी भाग है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित क्यों है? बाढ़ होने का मतलब या तो वर्षा बहुत ज्यादा हो या जल उस क्षेत्र से होकर बहता हो। तो भारत का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा और जल भी इस क्षेत्र से होकर बहता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो भूभाग है उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जिससे जो भी नदियां हमारी जो सतत वाहिनी नदियां हैं जब ये इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं तो आपको भारी जल वर्षा के दिनों में भारी जल देखने को मिलता है। विशेषकर यदि आप गंगा नदी घाटी की बात करें, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जल लेकर ये नदियां आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब बाढ़ की घटनाएं देखने को क्यों मिलती हैं इसके बारे में आपको बताया गया था कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की बात करें कि निचले असम में बाढ़ क्यों आती है, तो आपको बताया गया था कि इनका जो ढाल है वो धीरे धीरे मंद पड़ जाता है और जो नदियां हैं क्योंकि हिमालय से बहती हुई आती हैं तो अपने साथ बहुत अत्यधिक मात्रा में कह सकते हैं कि अवसाद लेकर आती हैं और उन अवसादों का निक्षेपण ये अपने मार्गों में करती जाती हैं, जिसके कारण जब वर्षा के दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आ रही है तो वर्षा के दिनों में जो इनकी जल की मात्रा है ये लगभग दोगुनी हो जाती है और जब दोगुनी हो जाती है उसको स्पेस नहीं मिलेगा आगे जाने को तो निश्चित रूप से वो समतल भूभाग में फैलता है और बाढ़ की घटना देखने को मिलती है। सेम कंडीशन आपको गंगा के मैदान में देखने को मिल रही थी कि किस प्रकार से आपके जो बिहार का क्षेत्र है, किस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ देखने को मिलती है। इस संदर्भ में भी आपने चर्चा किया था। तो बाढ़ के बारे में, सूखा के बारे में सिर्फ और सिर्फ भारत में यदि हम देखें तो भारत की जो भी पहाड़ियां हैं एक बार आप अच्छे से उनका अध्ययन कर लीजिएगा कि भारत में कौन सी पहाड़ी है किस स्थान पर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है किस स्थान पे है। यदि आप पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं भी यदि आप बाढ़ और सूखा की घटनाएं पढ़ेंगे तो उसको अपने भूगोल से जोड़कर, अपने विषय वस्तु से जोड़कर समझ सकते हैं। जहां पहाड़ियां होंगी वहीं पर बाढ़ और सूखा आएंगे, जहां पे पहाड़ियां नहीं होंगी निश्चित रूप से बाढ़ नहीं होगी। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश आपका एकदम फ्लैट है, वहां पे कोई बाढ़ आपको देखने को नहीं, सॉरी बाढ़ तो देखने को मिलती है लेकिन कोई वर्षा देखने को नहीं मिलती है। तो वर्षा वहीं पर होगी, वर्षा वहीं पर होगी जहां पे कुछ स्थलाकृत होगी, कुछ ऊंचाइयां होंगी जो हवाओं को रोक सकती हैं, हवाओं के मार्ग में बाधक बन सकती हैं, तभी आपको वर्षा देखने को मिलती है, अन्यथा आपको वर्षा देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के रूप में आप बांग्लादेश का क्षेत्र देख सकते हैं कि मानसूनी पवनें नमी लेकर तो बढ़ती हैं लेकिन एक भी बूंद वर्षा इस क्षेत्र विशेष में नहीं करती हैं, लेकिन बाढ़ सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो बांग्लादेश में आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा प्रश्न आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून को कृषि से कैसे जोड़ा जाता है। तो प्रश्न बनता है भारतीय कृषि, यह भी अभिनव प्रवृत्तियों में ही आता है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। जुआ का मतलब समझते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, कैसे? भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? मौसम को लेकर है, कभी बाढ़ कभी सूखा कभी, हाँ, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो उसकी जो निर्भरता है वो मानसून पर है, ठीक है। और भारतीय कृषि की जो निर्भरता है मानसून पर है। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, निर्भरता मानसून पे है, तो मानसून बेहतर होता है तो कृषि हमारी बेहतर होती है। मानसून अनियमित होता है, हमारी कृषि प्रभावित होती है। और जब मानसून अनियमित होता है, जैसे हमारी कृषि प्रभावित होती है, तो इसी से उद्योग भी जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था कि भारतीय मानसून से आपकी कृषि जुड़ी हुई थी, अब कृषि से आपका जुड़ा हुआ है उद्योग। तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय उद्योग भी मानसून के साथ जुआ है कैसे? क्योंकि बहुत सारे भारत में उद्योग हैं जिनका जो रॉ मटेरियल आता है, वो कच्चा जो माल आता है वो कृषि से आता है, कृषि से आधारित उद्योग हैं, कृषि गतिविधियों पर आधारित उद्योग हैं। तो जब कृषि की फसल अच्छी नहीं होगी, जो उनका रॉ मटेरियल है वो उनको अच्छा नहीं मिलेगा, तो जो उससे जुड़े हुए उद्योग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अब उद्योग प्रभावित होते हैं, कृषि होती है, तो परिवहन भी होता है। परिवहन कैसे होता है? यदि फसल अच्छी हुई है,
यदि फसल अच्छी हुई है तो निश्चित रूप से आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, आप उसको उद्योगों तक पहुंचाओगे, तो उससे जुड़ा हुआ जो परिवहन तंत्र है आपका वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। लेकिन जब आपकी कृषि ही नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ने पे क्या होता है, उद्योग बंद हो जाते हैं जो कृषि आधारित हैं, उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता है, तो उससे जुड़े हुआ जो आपका परिवहन तंत्र है वो भी बेहतर देखने को नहीं मिलता है। तो यदि कभी प्रश्न बन जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी तक आपने कृषि देख लिया, परिवहन देख लिया, उद्योग देख लिया, कभी प्रश्न बन जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो बृहद पक्षों को आप लेकर लिख सकते हैं, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, तो इन विभिन्न पक्षों को लेकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय मानसून से जब कृषि प्रभावित होती है, किस प्रकार से जब उद्योग प्रभावित होता है, परिवहन प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से ये सारे अर्थव्यवस्था के एक प्रकार से पिलर कहे जाते हैं, महत्वपूर्ण अवयव हैं, तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कभी भी यदि प्रश्न बने कि संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून पर आधारित है, चर्चा कीजिए, तो आज इसको आप लिख कर भी लाएंगे, अभ्यास प्रश्न भी आपका आज का हो जाएगा कि संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून पर आधारित है कैसे। कम से कम 100 शब्दों में आपको लिख के आना है, और 3 बिंदु मैंने बता दिए हैं। आप इसके अलावा यदि और कुछ सोच सकते हैं, अर्थव्यवस्था आप पढ़ते होंगे तो अर्थव्यवस्था के जो भी पिलर हैं उनमें से कुछ बिंदुओं को आप इनसे जोड़कर आप कर सकते हैं। यदि आप कहें तो राजनीति भी इससे जुड़ा हुआ है, कैसे? यदि आप देखें तो राजनीति भी कृषि से, मानसून से जुड़ा हुआ है, राजनीति भी मानसून से जुड़ा हुआ है। भारत में यदि हम देखें तो एक हमारा सत्र होता है मानसून सत्र, और मानसून सत्र में क्या होता है कि कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ पे सूखा पड़ा है, उनसे संदर्भित चर्चाएं की जाती हैं, उनसे संदर्भित प्रतिवेदन दिए जाते हैं कि उसके लिए सरकार कुछ कार्य करे, सरकार कुछ कदम उठाए, जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी, भारतीय राजनीति भी मानसून से जुड़ी हुई है, और मानसून से भारतीय राजनीति भी प्रभावित होती है। कहीं पे यदि हम बाढ़ आ गई तो निश्चित रूप से सरकार यदि कोई सहायता देती है तो किसी दूसरे मद से काट के देती है, क्योंकि बाढ़ के लिए तो कोई बजट में ऐसा होता नहीं कि बाढ़ के लिए हमने इतना फंड रखा है, तो किसी दूसरे मद से काट के देती है। तो भारतीय राजनीति भी इससे जुड़ी हुई है। तो एक ही प्रश्न बन सकता है जो आपको याद आना चाहिए कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था मानसून पर आधारित है कैसे, या मानसून से प्रभावित होती है कैसे। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका ये बन गया। दूसरा, मानसून की जब अभिनव प्रवृत्तियों में हम देखते हैं तो पूर्व की कक्षा में भी आपको बताया गया था कि पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा जो है वो पूर्वोत्तर हिमालय की हिमरेखा की तुलना में ज्यादा विचलन वाली है। मतलब जो पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा है वो ज्यादा विचलन करती है, जबकि पूर्वोत्तर हिमालय की जो हिमरेखा है उसमें विचलन कम देखने को मिलता है। क्यों? पूर्व की कक्षा में भी मैंने इसको बताया था, लेकिन ये अभिनव प्रवृत्तियों के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें जैसे देखें, बात हो रही है पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है और कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, और हम बात कर रहे हैं मानसून की, मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून की बात कर रहे हैं। तो यदि हम देखें तो कर्क रेखा के नजदीक तो आपका पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक तो पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, और जो हमारा बृहद हिमालय का क्षेत्र है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, इससे कर्क रेखा से तो दूरी लगभग इससे 3 गुना ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आपका विचलन देखने को मिलता है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे कम? क्योंकि यदि ताप कारण है तो ताप कारण है तो नजदीक तो ये है, ज्यादा विचलन तो यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कर्क रेखा यदि है तो थार के प्रदेश में ज्यादा गर्म होगा, यहाँ पे कम गर्म होगा, या यहाँ पे कम गर्म होगा। क्योंकि कर्क रेखा है तो जो ताप सूर्य से जो सूर्यातप मिल रहा है वो सबको बराबर मिल रहा है। हाँ, स्थलाकृतियां जो यहाँ की हैं वो कुछ रोल अदा करती हैं, लेकिन वो आपका द्वितीय पक्ष है। तो इसमें बताएं कि क्यों, क्या कारण है कि पूर्वोत्तर का जो हिमालय है ये कर्क रेखा से समीप है, लेकिन यहाँ पर जो विचलन देखने को मिलता है वो कम देखने को मिलता है, जबकि जो आपका पश्चिमी हिमालय है ये कर्क रेखा से लगभग, यहाँ से यदि हम देखें पूर्वोत्तर हिमालय की, तो लगभग 3 गुना दूरी पर है। तो यहाँ पे ज्यादा विचलन देखने को मिलता है। क्यों? पूर्व की कक्षा में इसकी चर्चा की गई है। बताएं, कुछ बिंदु तो बताएं, 1 से 2 बिंदु तो बता सकते हैं। इसमें इधर के वाले में थार का प्रदेश जो है, हाँ, उससे जो संबंध तरंगें उठती हैं, हाँ, ऊपर जाके हिमालय में लगती है तो हिमरेखा की विचलन होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से भी संवहन तरंगे उठती होंगी। सब उठती हैं, लेकिन इधर
वृक्ष छाया जो प्रदेश है वो जैसे वृक्षों वाला हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, घने वृक्ष हैं, हाँ, तो इस वजह से जो कम ताप वहाँ का क्या नहीं। कुछ पहुंच रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको पिछली कक्षा। इसमें आप देखते हैं कि ये थार का प्रदेश इससे जुड़ा हुआ है। थार का प्रदेश जुड़े होने के कारण जब गर्मियों में हम देखते हैं लगभग 48 डिग्री का ताप आपका हो जाता है, और जब इतना ताप होता है तो संवहन तरंगें उठती हैं। संवहन तरंगें उठने के बाद जैसे जैसे आपका वायुमंडल विरल होता जाता है तो जो तरंगें होती हैं वो फैलती जाती हैं, क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि लगभग 2 किलोमीटर तक का जो आपका क्षेत्र है, 2 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है ये बहुत ही सघन है। 2 किलोमीटर के बाद इसकी जो सघनता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जहाँ पे सघनता कम होने लगती है तो उसके बाद हवाएं फैलने का प्रयास करती हैं, और जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठती हैं और सघनता कम होती है, फैलती हैं, तो फैलने का मतलब चारों तरफ फैलती हैं। तो इसमें से कुछ हवाएं इस तरफ भी जाती हैं, और जहां तक ये हिमालय को प्रभावित कर पाती हैं जितनी ऊंचाई तक, उतनी ऊंचाई तक जो आपकी हिम रेखा होती है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहला जो अवयव आपको देखने को मिल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत जो है ये समुद्र से भी नजदीक है, और समुद्र की खासियत होती है कि जो उससे लगा हुआ भूभाग है ना तो उसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ने देते हैं और ना ही किसी भूभाग का ताप ज्यादा घटने देते हैं। तो समुद्र, सबसे पहली बात कि समुद्र से निकटता के कारण जो यहाँ पे तापमान है एक औसत तापमान बना रहता है दोनों मौसमों में। दूसरा कि आप देखते होंगे कि पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा, यदि हम वनावरण प्रतिशतता की बात करें तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा वनावरण को भारत में कवर करते हैं, रखते हैं। अब वनावरण होगा तो निश्चित रूप से हरियाली है, तो जो सूर्यातप पड़ रहा है वो उस अनुपात में नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है सारी चीजें, और उसके आधार पे जो यहाँ पे ताप होता है वो नियमित रहता है। तो 2 से 3 प्रमुख कारण है। पहला आपका हो गया समुद्र, दूसरा आपका हो गया जंगल, और तीसरी हो गई आपकी नदी घाटियां, क्योंकि यहाँ पे जो नदी घाटियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो भूभाग है लगातार सिंचित होता रहता है, संतृप्त रहता है, और ये भूभाग ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। तो 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला हो गया नदी घाटियां, दूसरा हो गया समुद्र से निकटता, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण हो गया वो आपका जो आपने पॉइंट बताया कि यहाँ पे बहुत सारे, यदि हम देखें तो वृक्षावरण जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, उसके कारण यहाँ पे विचलन कम देखने को मिलता है। शीतकाल में यदि हम देखें तो शीतकाल में भी क्योंकि यहाँ पे वन है, समुद्र से निकटता है, तो शीतकाल में भी जो इनका ताप होता है वो ज़्यादा गिरने नहीं पाता है और विचलन कम देखने को मिलता है। जबकि हिमालय की जब बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं, आपने पढ़ा था कि साइबेरियन हवाएं बृहद हिमालय के विभिन्न दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। अब जब साइबेरियन हवाएं प्रवेश करती हैं तो निश्चित रूप से वो ताप को घटा देती हैं। वैसे ही थार का प्रदेश है, सूर्य अब दक्षिणी गोलार्ध में चल गया है, तो यहाँ पे जो ताप है वो अपेक्षाकृत धीरे धीरे अब कम होने ही लगता है, और जब साइबेरियन हवाएं आती हैं तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से ताप को गिराती हैं, जिसके कारण हिम रेखा जो यहाँ पे देखने को मिलती है ये आपके स्थल तक आ जाती है, जमीन तक आपको हिम रेखा देखने तक मिलती है। तो कारण क्या था ये आपने समझ लिया। अब अगला जो अभिनव प्रवृत्तियां आप पढ़ेंगे भारतीय मानसून की, वो बनता है कि राजस्थान में हाल के दिनों में राजस्थान में बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं क्यों, या हाल के दिनों में जो राजस्थान है उस क्षेत्र विशेष में वर्षा का अनुपात बढ़ गया है क्यों, इसका क्या उत्तर होना चाहिए। क्या कारण है कि हाल के दिनों में जो राजस्थान है उस क्षेत्र विशेष में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है, राजस्थान के क्षेत्र में बाढ़ की भी समस्या अब देखने को मिलती है क्यों। ये विशेषकर हुआ है वर्ष 2010 के बाद से। कारण क्या है इसका, यदि आप 1 से 2 पॉइंट बता सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। बताएं क्या कारण है कि 2001, मैंने आपको समय दे दिया कि ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं ये 2010 के बाद से आप कह सकते हैं, विशेष रूप से 2010 के बाद से ही ये चीज़ें शुरू हुई हैं। कुछ समझ में आ रहा है। पहले जो हवाएं अरावली के समानांतर चली जाती थी
नमी होती थी, नमी नहीं होती थी इनमें, ठीक है, चली जाती थी। ये जब आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से टकराती थी, संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठ जाती थी, क्योंकि उसमें भी नमी नहीं होती थी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में, इसमें भी नमी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या कारण है कि इस शाखा को नमी मिल रही है? अगर वर्षा हो रही है तो मतलब हवाओं में नमी मिल रही है, क्योंकि जब हवाएं टकरा रही हैं, दो हवाएं टकरा रही हैं तो वर्षा तो करेंगे, ठीक है, लेकिन नमी होनी चाहिए। अब क्या कारण है कि जो आपकी ये शाखा जा रही है, अरब सागर की शाखा, इसको नमी मिल जा रही है? ऐसा क्या कारण है कि इसको नमी मिल जा रही है? कौन सा ऐसा, जब आप देखते हैं भारत का मैप देखते हैं तो ऐसा कुछ क्या आपको दिखाई देता है भारत के मैप में जहां से ये हवाएं नमी ले सकती हैं? हाँ, इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल जब से बना है, इंदिरा कैनाल की जो विस्तृत शाखाएं हैं जब से बना है, उसके बाद से आपको देखने को मिलता है कि लगातार जो हवाएं पहले निकल जाती थी समानांतर, अब वो क्या करती हैं, इंदिरा कैनाल की जो बृहद शाखाएं हैं वहां से कुछ नमी ले लेती हैं। और जब ये हवाएं वहां से नमी ले लेती हैं, इसके बाद जब जाके ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से टकराती हैं, बंगाल की खाड़ी से टकराती हैं, तो उसके बाद ये उस क्षेत्र विशेष में वर्षा करती हैं। ये तो हो गया कि वर्षा ज़्यादा क्यों प्राप्त होती है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ की घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं? एक तो समझ में आ गया कि इंदिरा कैनाल प्रमुख कारक है जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन जिसके कारण वर्षा ज़्यादा होती है। बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ का कारण क्या है? वर्षा ज़्यादा होने का प्रमुख कारण इंदिरा कैनाल, ठीक है, और कोई स्थलाकृत है नहीं। इंदिरा कैनाल जब से निर्माण उसका हुआ है उसके बाद से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन बाढ़ का कारण क्या है? बाढ़ का कारण क्या है? इतनी वर्षा तो नहीं हो जाती कि बाढ़ आ जाए। बाढ़ आने का मतलब आप कम से कम 300, 250, 300 सेंटीमीटर की वर्षा हो, इससे ज़्यादा हो, तब आप बाढ़ का अनुमान कर सकते हैं। और इतना तो होता नहीं, बहुत ज़्यादा होता होगा 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा तो होता नहीं, 100 के नीचे ही होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि 100 से कम सेंटीमीटर वर्षा होने पर भी बाढ़ आ जाती है? सबसे पहली बात, राजस्थान की जब आप बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि रेतीली भूमि है, ठीक है, और रेतीली भूमि है, तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि बारिश यदि होता है, वर्षा का पानी रेत से तो नीचे चला जाता है, रिस कर नीचे चला जाता है, तो बाढ़ तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको याद आना चाहिए, जब आपको बताया गया था कि इस भूभाग का निर्माण कैसे हुआ था, तो आपने समझा था कि जो राजस्थान का क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तो जो इसकी चट्टानें हैं वो पारगम्य नहीं हैं, अपारगम्य चट्टानें हैं, और जल इनसे जो है रिस कर नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड में नहीं जा पाता है, जिसके कारण जब एक निश्चित अनुपात जितने इसके ऊपर बालू की जो परत पड़ी है, रेत की जो परत है, जितनी उसकी मोटाई होगी वहां तक तो जल चला जाता है, लेकिन जब चट्टानें आ जाती हैं तो उसके नीचे जल नहीं जा पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे ओवरफ्लो होकर वो सतह पर फैलने लगता है और बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं ये अपारगम्य चट्टानें हैं, जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जल को ग्राउंड तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो दूसरा कारण कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ का कारण है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और इसके साथ साथ यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बहुत ही अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें हैं, अपारगम्य चट्टानें हैं जल के लिए, जिसके कारण जल जो है इनसे रिस कर नीचे नहीं जा पाता है। और एक समय के बाद जब ज़्यादा वर्षा होती है तो एक समय के बाद जब ये संतृप्त होती हैं, जब जितनी मोटी रेत की परत इस पे पड़ी है, जब वहां तक जल चला जाता है, रिस कर पत्थर तक जल चला गया, तो पत्थर के नीचे तो जा नहीं सकता जो कठोर चट्टानें हैं, तो उसके बाद क्या है वो सतह पर फैलने लगता है और आप इसी को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ क्यों हो गया। अब यदि हम पूछ लें कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ क्यों आती है, पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ है ज़्यादा क्यों आने लगी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ क्यों आने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप सुनते होंगे बहुत बाढ़ के, पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण आपने पढ़ा था कि क्या है कि ढाल कम हो गया है, ढाल कम हो गया है, अवसाद का जमाव जो है क्षेत्र में ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जब बारिश में एक साथ बहुत सारा जल आ जाता है तो वो फैल जाता है। और आपने ये भी देखा था कि गंगा का मैदान जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये बंगाल पहुँचने लगता है तो इसकी जो चौड़ाई है ये कम होती जाती है। और आप जानते हैं कि जब कम होगी और एक साथ ज़्यादा जल आएगा तो एक साथ इससे निकल नहीं सकता है, जिसके कारण वो क्षेत्र विशेष पर उस क्षेत्र विशेष पर फैलता है। तो राजस्थान में बाढ़ क्यों आती है, पश्चिम बंगाल में क्यों आती है, ये आपने समझ लिया। अब एक प्रश्न और बनता है कि जो आपका गंगा का मैदान है,
जो आपका गंगा का मैदान है, यहाँ पे जो ज़्यादातर वर्षा देखने को मिलती है ये आपके देखने को मिलती है जून और जुलाई में, ठीक है। गंगा का जो प्लेन है यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा जून और जुलाई में देखने को मिलती है, लेकिन बाढ़ की जो घटनाएं ज़्यादातर आती हैं ये आपके अगस्त माह में आती हैं। क्यों? जुलाई लास्ट या अगस्त माह में आती हैं। क्यों? वर्षा तो जून में शुरू हो जाती है गंगा के प्लेन में, लेकिन जो बाढ़ आती है वो आपकी जुलाई लास्ट और अगस्त माह में आती है। क्यों? एक प्रश्न ये भी बनता है, तो बताएं ऐसा क्यों? जैसे जो गंगा के प्लेन में जून या जुलाई में वर्षा हो जाती है, हाँ, उसके बाद जो मानसून आगे बढ़ता है, हाँ, तो वहाँ पे जो वर्षा होती है तो उसका जो जल आता है। नहीं, देखो सबसे पहली बात कि जून में कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। सूर्य के लंबवत होने के कारण, क्योंकि ये क्षेत्र कर्क रेखा के बहुत समीप है, तो सूर्य के लंबवत होने के कारण ताप बहुत ज़्यादा होता है। मिट्टी एकदम तपी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई फसल नहीं होती है इस समय में। दिन देखें, जब हमारे यहाँ वर्षा शुरू होती है उसी के बाद हम फसल बोना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वर्षा का इंतजार करती है, पूरी भूमि जो है हमारी खाली पड़ी होती है, जिससे ताप बहुत ज़्यादा होता है। और जब वर्षा होती है, जब शुरुआती वर्षा होती है, तो जो ग्राउंड में जाता है जल, उसको जाने में और भूमि को संतृप्त होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे शुरू में बारिश होती होगी, एक दिन मान लो पहला मानसून जब आता है, कितनी भी जोरदार बारिश होगी, आप देखते होंगे 2 दिन में पूरा स्थल फिर से सूख जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भूमि अभी संतृप्त नहीं हुई है एक दिन की बारिश से। तो ये लगातार क्रम चलता रहता है, और जब भूमि संतृप्त हो जाती है 10 से 15 दिनों की वर्षा के बाद, जब भूमि संतृप्त हो जाती है, जो रिसाव है जल का भूमि में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद जल जो है वो ऊपर आता है और ऊपर की सतहों पर फैलता है, और तब बाढ़ की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप ग्रीष्म काल में कहीं भी थोड़ा सा जल उड़ेल दें तो आप देखते होंगे तुरंत सूख जाता है, मिनटों नहीं लगते सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि भूमि जो है एकदम तपी हुई है, संतृप्त नहीं हुई है, उतने जल से संतृप्त नहीं हुई है। और जब तक जल से संतृप्त नहीं होती है भूमि, ओवरफ्लो नहीं होता है ग्राउंड वाटर का, तब तक बाढ़ नहीं आती है। तो जो समय अंतराल लगता है 15 से 20 दिन, महीने का जो समय अंतराल लगता है, उस समय अंतराल में जो हमारी भूभाग है वो संतृप्त होता है, और जब संतृप्त हो जाता है तो जल ओवरफ्लो करता है और उसके बाद वो स्थलीय क्षेत्रों पर फैलता है, जिसके कारण आप बाढ़ की घटनाएं देखते हैं। तो कारण क्या है? ये है, ठीक है। अब एक प्रश्न और बनता है कि जम्मू और कश्मीर में, यदि आपने शीतकाल वाली वीडियो देखी होगी शीतकालीन मानसून की, तो क्लियर हो गई होगी। जम्मू और कश्मीर में विंटर में मानसून कैसे आता है? जम्मू और कश्मीर में जो शीतकाल में वर्षा होती है कैसे होती है? आपने यदि वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था। क्योंकि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि मान लो ये कोई पहाड़ी है, जम्मू कश्मीर की ये कोई पहाड़ी है। अब इसमें बोला, आपने अभी तक यही पढ़ा है कि वर्षा कब होती है? जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं या नीचे उतरकर गर्म होती हैं। वर्षा कब होती है? जब ऊपर उठती हैं। ऊपर होने पे क्या होता है? ताप घटता है कि बढ़ता है? हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनका ताप घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो उनका ताप बढ़ता है। तो अभी तक आपने यही पढ़ा है कि जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ताप उनका घटता है। ताप घटता है तो रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं वो आपकी 100% होती है, ठीक है। संघनन तेजी से होता है और फिर बाद में आपको वर्षा देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे होंगे कि शीतकाल की बात हो रही, तो हवाएं उठ तो नहीं रही हैं, तो नीचे बैठ रही हैं। और विशेषकर हम किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। साइबेरियन हवाएं आ गई हैं, तो यहाँ तो हवाएं नीचे बैठ रही हैं, तो वर्षा कैसे करती हैं? यहाँ तो हवाएं नीचे बैठ रही हैं तो वर्षा कैसे करती हैं? यही प्रश्न है। क्योंकि नीचे बैठ रही हैं तो इनका ताप तो बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ जाएगा तो रिलेटिविटी घट जाएगी, संघनन नहीं होगा, तो वर्षा कैसे होगा? सर यहाँ पे जैसे ऊपर से जैसे जो आती है हवाएं, हाँ सर ये एक पहाड़ी के बीच में नहीं, सिर्फ दूसरा जो पहाड़ होता है। हाँ, तो जहाँ पे सिंगल पहाड़ी इस तरह की होगी वहाँ पे वर्षा देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे पहाड़ियों का समूह होता है, इस तरह से जहाँ पे समूह होगा, यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलेगी। इसके सहारे हवा उतरेगी, ठीक है। क्योंकि हवा उतरेगी तो घाटी में, यदि हम देखें जम्मू कश्मीर घाटी को देखें तो वहाँ पे बागवानी की भी फसलें होती हैं, सिंचाई की भी सुविधा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उतर रही है हवा, नमी भी ले रही है, ठीक है। और हवा यहाँ पे गर्म हो रही है क्योंकि ताप बढ़ता है। अब हवा उतरकर घाटी में तो रुकी नहीं रहेगी, घाटी से तो ऊपर जाएगी, और जैसे ही घाटी से ऊपर जाएगी पुनः आपकी जो कंडीशन है वर्षा कराने की वो हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हवा ऊपर उठी
ताप घटना शुरू हुआ, ताप घटने के साथ रिलेटिविटी बढ़ी और यहाँ पे आपकी संघनन तेजी से होने लगा और आपको वर्षा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। वर्षा आपके जहाँ पे धाराएं चढ़ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं हवाएं, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी कंडीशन है कि वर्षा इस क्षेत्र में जहाँ पे हवाएं बैठ रही हैं, इस पहाड़ी पर नहीं होगी। जिस पहाड़ी पर हवाएं चढ़ रही हों, इस पहाड़ी पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब यहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ गई, अगली पहाड़ी पे हवा उतरने का प्रयास करेगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। अब पुनः हवा आगे बढ़ेगी, इस पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करेगी तो यहाँ पे वर्षा होगी। तो जहाँ जहाँ पे पहाड़ियों का जो समूह है, जहाँ पे हवाएं चढ़ती हैं ऊपर, वहाँ पे वर्षा होती है। जहाँ पे हवाएं उतरती हैं, आप जानते हैं बिष्ट छाया का क्षेत्र होता है, वहाँ पे वर्षा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब एक प्रश्न और भी बन गया है, ठीक है, कि जो आपके बादल फटने की घटनाएं थी, आप सुनते थे पहले बादल फटने की जो घटनाएं हुआ करती थी वो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जो बादल फटने की घटनाएं हैं ये आपके उत्तराखंड में ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? बादल फटना, क्लाउड बस्ट, बादल फटना, क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट क्यों होता है आपने पढ़ा है। तो पहले ये हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी लेकिन अब उत्तराखंड में हो रही हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो जो पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी, आज के समय में उत्तराखंड में हो रही हैं? क्यों? ज़्यादातर घटनाएं। अब बादल फटने के संदर्भ में आपने देखा था क्या कि जब पौने दोनों सिराओं से, दोनों पहाड़ियों से ऊपर बढ़ती हैं, ठीक है, और उत्तराखंड में भी पहाड़ियां हैं, हिमाचल में भी पहाड़ियां, ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल में पहाड़ी है उत्तराखंड में नहीं है, दोनों जगह पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्या कारण है कि जो हवाएं थी, क्योंकि अब अगर वर्षा उत्तराखंड में, क्लाउड बस्ट उत्तराखंड में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पौने हैं जो पहले उत्तराखंड से हटकर हिमाचल में जाकर आपस में टकराती थी, कहने का मतलब है जो पौने हिमाचल में हो रही थी, मतलब दोनों सिराओं से हिमाचल में पहले हवाएं ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये उत्तराखंड तो पहले पड़ता है, उत्तराखंड में हो रहा, मतलब अब जो हवाएं मिलती थी एक दूसरे से टकराती थी वो अब हिमाचल में ना टकरा के उत्तराखंड में टकरा रही हैं। ऐसा क्यों? दोनों शाखाएं जो हैं, बंगाल की शाखा, अरब सागर की शाखा, अब उत्तराखंड में टकरा रही है। क्यों? पहले हिमाचल में टकराती थी। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि मानसून की एक शाखा कोई तेजी से आगे बढ़ रही है, एक शाखा कोई धीरे से चल रही है, वहीं हो जाती है। अब जो धीरे से चल रही है, तेजी से चल रही है, उसका कारण क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शाखा तेजी से चल रही है और कौन सी शाखा धीमे से चल रही है, ये तो पता होना चाहिए ना। ये तो हमने देख लिया कि अगर यहाँ पे मिल रहे हैं, निश्चित रूप से कोई एक शाखा तेजी से आगे बढ़ रही है, कोई एक शाखा धीरे से आगे बढ़ रही है। तो कौन सी आगे तेजी से बढ़ रही है और कौन सी धीरे बढ़ रही है, इसका भी कारण और कौन सी शाखा है ये भी पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि पूर्व के दिनों में इंदिरा कैनाल नहीं था, ठीक। अब जब कोई हवा नमी ग्रहण कर लेती है तो वो तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई हवा नमी ले लेती है तो वो तेजी से आगे बढ़ती है। तो जो अरब सागर की शाखा थी, अभी तक उसको नमी नहीं प्राप्त होती थी, नमी नहीं प्राप्त होती थी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। लेकिन अब उसको नमी मिल जा रही है इंदिरा कैनाल के माध्यम से, तो ये जो शाखा है ये तेजी से आगे बढ़ती है। और तेजी से जब आगे बढ़ती है तो अगली शाखा का वेट करती है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है लेट से पहुंच रही है, देरी से पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो बंगाल की शाखा उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा करती है, ये आपके टकरा कर आती है कहाँ से? जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का विस्तार है वहां से टकरा के आती है। और आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि चीन द्वारा जो कुछ डैम बनाए गए हैं उसके कारण क्या है कि जैसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी का जल भारत को प्राप्त होता था, अब उस अनुपात में नहीं प्राप्त हो रहा है। अब उस अनुपात में नहीं प्राप्त हो रहा है तो जो असम का क्षेत्र है, असम का जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, अब अपेक्षाकृत पहले से ज्यादा गर्म रह रहा है। अब अगर पहले से ज्यादा गर्म रह रहा है, कोई क्षेत्र गर्म है और हवाएं गुजर रही हैं, नमी भी ली हैं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में वर्षा करेंगे। तो अब क्या है कि मानसूनी पौने जो है असम के प्लेन के ज्यादा गर्म होने के कारण कुछ समय तक वहां पे रुकना पड़ता है, उनको वर्षा कराना पड़ता है। जब असम का क्षेत्र संतृप्त होता है तब ये हवाएं आगे बढ़ पाती हैं। और जब असम में रुकना पड़ता है तो देरी कहां पे हो रही है? असम में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो घाटी है वो पहले की अपेक्षा अब जल नहीं प्राप्त कर रहा है, उसमें कुछ कमी आई है। तो बंगाल की शाखा पीछे क्यों रह रही है? कारण जो है असम की घाटी है। और अरब सागर की जो शाखा है ये तेजी से क्यों जा रही है? इसका कारण इंदिरा कैनाल है। इसके
कारण अब ये दोनों शाखाएं उत्तराखंड प्रदेश में आपस में मिलती है। इसके कारण जो सबसे ज़्यादा आपको इस समय क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखने को मिलती हैं, ये आपके उत्तराखंड क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती हैं। पहले आप हिमाचल प्रदेश में देखते थे कि बादल फटने की घटनाएं, लेकिन अब उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का जो अधिकांश भाग है कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में है और ये शीतोष्ण कटिबंध में माना जाता है कि भारत का जो अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन यहाँ पे जो दशाएं हैं वो शीतोष्ण कटिबंध की नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों? जो स्थिति है ये शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, उत्तर का जो भाग है कर्क रेखा के उत्तर का, ये शीतोष्ण कटिबंध में है। लेकिन यहाँ पे जो जलवायु दशाएं हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाली जलवायु दशाएं नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं। ऐसा क्यों? जो ITCZ होता है सर, वो जैसे आगे बढ़ता है। हाँ, जैसे कर्क रेखा से वो ऊपर चलता है, मतलब बोला जा रहा है कि शीतोष्ण नहीं, शीतोष्ण कटिबंध में तो है लेकिन दशाएं जो हैं उष्ण कटिबंधीय हैं। मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध में होने का मतलब था कि यहाँ पे भी ताप कम होता, यहाँ पे टुंड्रा टैगा का विस्तार होता, कहने का मतलब ये है। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये क्षेत्र गर्म है उसकी अपेक्षा, इसलिए नहीं है। अब गर्म क्यों है? ये क्षेत्र गर्म क्यों है? ITCZ होता है वो ऊपर चलता है, सूर्य को जैसे सूर्य की स्थिति होती है। हाँ, सारी चीज़ें सही हैं। देखिए, जो पौने होती हैं, पौने अपने साथ आपने पढ़ा था कि गुप्त ऊष्मा लेकर चलती हैं। अभी जब हिमालय की चर्चा किया था तो आपने पढ़ा था कि हिमालय वर्षा तो करा देता है, लेकिन हवाओं की जो गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि बैरियर का काम करता है, गुप्त ऊष्मा उसमें बनी होती है और गुप्त ऊष्मा इसी क्षेत्र विशेष में निःसृत होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत गर्म रहता है और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं देखने को मिलती हैं, जबकि ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, तो इसका संबंध जो मानसूनी पौने हैं उनकी गुप्त ऊष्मा से है। अगला प्रश्न जो इससे है वो है, हाल के वर्षों में चक्रवात ज़्यादा आते हैं कहाँ पे? पूर्वी चक्रवात कहाँ पे ज़्यादा आते हैं भारत में? पूर्वी तट पे आते हैं या पश्चिमी? चक्रवात आते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे आते हैं ना, क्योंकि इनकी दिशा उसके अनुकूल नहीं है पश्चिमी तट की, इसलिए जो पश्चिमी तट पे चक्रवात, मतलब अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो बढ़ जाते हैं आपके खाड़ी देशों में। ठीक है, तो चक्रवात ज़्यादा क्यों आने लगे हैं? भारत के जो पूर्वी प्रदेश हैं वहां पे चक्रवात ज़्यादा आने लगे हैं। क्यों चक्रवात ज़्यादा आने लगे हैं? क्यों? और चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? मानसून से कैसे जुड़ा है? क्योंकि चक्रवात का जो निर्माण होता है, जो ITCZ हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो जहाँ पे दोनों पौने अभिसरित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ गोलार्ध की बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे चक्रवात बनते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा बनने लगे हैं। क्यों? हाँ ठीक है, चक्रवात बन रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये भारतीय भूभाग की तरफ खींचे क्यों चले आते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में? आप लगातार देखते होंगे चक्रवात, आप गर्मियों में देखते होंगे लगातार चक्रवात की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहले इतना नहीं होता था, क्योंकि चक्रवात का भी संबंध है। जो चक्रवात का मूवमेंट है कैसे होता है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं ताप प्रवणता जिम्मेदार है। ठीक है, जहाँ पे हाई ताप, ज़्यादा ताप होता है, उच्च ताप होता है, तो वहाँ पे दाब कम होता है, आपने पढ़ा है। और चक्रवात भी क्या होता है, ज़्यादा दाब से निम्न, उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब कैसे, ऐसा क्या हो रहा है इन प्रदेशों में, जो आपके पूर्वी घाट के प्रदेश हैं, ऐसा इनमें क्या हो रहा है कि इनका ताप बढ़ रहा है? क्योंकि चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ताप ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो क्षेत्र गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो वो क्षेत्र गर्म हो रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, आप तेलंगाना कह लीजिए, प्रभावित करता है ये भी। तो क्या है कि ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो रहे हैं? क्योंकि चक्रवात यदि ज़्यादा आ रहा है तो निश्चित रूप से ताप बढ़ रहा है, क्योंकि चक्रवात तो लगातार बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। ITCZ बढ़ता है, चक्रवात बनते जाते हैं, लगातार बनते हैं, लेकिन वो खींचे क्यों चले आते हैं भारतीय भूभाग में, इसकी बात हो रही है। तो भारतीय भूभाग में खींचे चले आ रहे हैं तो ताप ज़्यादा होगा। ताप ज़्यादा होने का कारण क्या है? ताप ज़्यादा होने का कारण क्या है? ऐसा कुछ दिखता है आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कि जिसके कारण ताप ज़्यादा बढ़ सकता है? समुद्र तटीय एरिया है, ज़्यादा न रहता है। हाँ, सब ठीक है।
ताप ज़्यादा बढ़ रहा है ना, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब तो बढ़ रहा है तभी चक्रवात खींचे आ रहे हैं। तो बढ़ने का क्या कारण आपको दिखता है? क्या नगरीकरण कारण नहीं है? नगरीकरण कारण नहीं है? नगरीकरण कारण है या नहीं? नगरीकरण क्यों हो रहा है? नगरीकरण अगर हो रहा है तो पेड़ों का कटान हो रहा है, वृक्षों का कटान हो रहा है, लगातार जो कंक्रीट की संरचना है उसका विस्तार हो रहा है, और कंक्रीट की संरचना का विस्तार हो रहा है तो ताप बढ़ेगा। दूसरा, पेड़ों का कटान लगातार हो रहा है इन क्षेत्रों में, ठीक है, जंगल लगातार साफ किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में, क्योंकि नगरों का विकास हो रहा है, नए नए क्षेत्र हम बना रहे हैं, तो पेड़ों का कटान हो रहा है। पेड़ों का कटान होगा तो भी ताप बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो क्षेत्र है लगातार इनमें माइनिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, खदानों की लगातार माइनिंग की घटना। अब तो भारत सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमें वर्ष 2022 में इतना टन कोयले का उत्पादन करना है, हमें वर्ष 2023 में इतना टन अभ्रक का उत्पादन करना है, तो ये लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। और ये लक्ष्य पहले नहीं होते थे, जहां तक मुझे जानकारी है। जब से ये लक्ष्य होने लगे तो क्या है सरकारों का प्रयास कि इतना हमें लक्ष्य करना, अर्जित करना ही है। लगातार जो माइनिंग की घटनाएं हैं इन क्षेत्रों में वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हम माइनिंग के लिए नए नए क्षेत्र खोज रहे हैं और नए नए क्षेत्रों में हम माइनिंग कर रहे हैं। और जहां पे माइनिंग होती है आप देखें कि लगातार वो जो क्षेत्र होते हैं जंगल के ही क्षेत्र, ज़्यादातर जो क्षेत्र होते हैं वो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र होते हैं जहाँ भी माइनिंग होती है। बाद में वृक्षों को उनको हटाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नगरीकरण का विकास हो रहा है, नगरीकरण का विकास होने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे ईंट की संरचना, इस तरह की जो संरचनाएं बढ़ रही हैं, उनके कारण जो है ताप लगातार बढ़ रहा है। वृक्षों का कटान हो रहा है तो उसके कारण ताप बढ़ रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है लगातार माइनिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण इस क्षेत्र विशेष का ताप बढ़ रहा है। और ताप बढ़ने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो चक्रवात है वो इस तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताप ज़्यादा होता है, दाब निम्न होता है। तो चक्रवात क्यों आ रहे हैं इन तटों पर ज़्यादा, ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो आज की जो कक्षा थी यहीं पे समाप्त होगी, लेकिन एक प्रश्न आपसे बनता है, उसका जवाब आप देंगे कि मान लीजिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि राजस्थान के मरुस्थल को हरा भरा करने के, लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है, उसके लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो मरुस्थल को हरा भरा करने से, यदि हम पूरे मरुस्थल को हरा भरा कर देते हैं तो क्या जो भारतीय मानसून है, जो अभी तक हमारे यहाँ जलवायु दशाएं बनी हुई हैं, ये बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी, और क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए सरकार को इसमें? क्योंकि लगातार देख रहे होंगे कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और उसको हरा बनाने के लिए लगातार आप देख रहे होंगे सिंचाई व्यवस्था, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, मरुस्थली जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। लगातार नए नए कैनाल बनाकर और नदियों के माध्यम से वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसा क्या है, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, मतलब हम हरा भरा भी कर दें और हमारा मानसून भी ना प्रभावित हो, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो 3 पट्टी जो है वो तो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए है, ठीक है। वो 3 पट्टी की संरचना जो है मरुस्थलीकरण के विकास को रोकने के लिए है। अब सरकार इतना कर सकती है कि कुछ जो क्षेत्र हैं मरुस्थल के, उसको मरुस्थल रहने देना चाहिए। यदि हम कहें कि 100% जो मरुस्थल है उसको हम हटा दें तो निश्चित रूप से ये गलत होगा और उससे हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आता है कि लगातार हम मानवीय गतिविधियों द्वारा भी इस क्षेत्र विशेष का ताप बढ़ा रहे हैं। लगातार भारत का जो ताप है, भारतीय भूभाग का जो ताप है, लगातार मानवीय गतिविधियों के कारण भी बढ़ रहा है। ये भी सच्चाई है कि हम लगातार नगरीकरण कर रहे हैं, नगरों का विकास कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है माइनिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे भी ताप बढ़ रहा है। लगातार उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, लगातार वाहनों का जो निर्माण है, वाहनें जो हैं सड़कों पर ज़्यादा आ रही हैं, तो इससे भी ताप बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो वास्तविक है, जो नेचर है, उसके साथ हमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो जो भारत में आज ये जलवायु दशाएँ हैं, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारक आपका है वो आपका थार का मरुस्थल है। तो सरकार क्या कर सकती है, हाँ, कुछ हिस्से तक, कुछ प्रतिशत तक आपका जो थार का मरुस्थल है उसको आप हरित कर दीजिए, उसमें आप कैनालों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन कुछ क्षेत्र हाँ वहाँ तक रखना चाहिए, बाकी का जो क्षेत्र है उसको उसी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो जलवायु है यदि यही चाहते हैं कि यही बनी रहे तो इसके लिए ज़रूरी है। तो जो नेचर ने दिया है, भले ही
कुछ लोग मानते हैं ईश्वर को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग नेचर को मानते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो मिली हुई हैं प्रत्येक देश को इस तरह मिली हुई हैं कि कहीं भी आप देखें, भारत की बात ही नहीं, पूरे विश्व के मैप यदि अध्ययन करते हैं तो लगातार कुछ देशों में कुछ ना कुछ खासियत है। तो इस तरह से यदि है जो नेचर ने बनाया है, जैसे भी बना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे हित में हैं। ठीक है, तो यदि आपका कोई, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हैं कि जो भी अभी तक मानसून आपने पढ़ा है, ग्रीष्मकालीन मानसून आपने पढ़ा, शीतकालीन मानसून पढ़ा, इन दोनों से संदर्भित यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो बताएं, क्योंकि अभी इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे वाकर चक्र क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, ये आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। वाकर चक्र जो है, क्योंकि वाकर चक्र भी जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज़ें, वाकर चक्र एल नीनो से जुड़ा हुआ है, इसलिए वाकर चक्र की चर्चा मैंने नहीं किया है। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न बनता है, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आप कल लिख कर लेके आएंगे। प्रश्न क्या है कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था मानसून पर आधारित है, क्यों? इसका उत्तर आप लिख कर लेकर आएंगे। दूसरा आपका क्या होमवर्क बनता है कि जितने भी मुद्दों की आज चर्चा की गई, जैसे अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में आपने देखा, तो आपको क्या करना है कि भले ही पूरा आप ना लिखें, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट हैं, जैसे क्या कारक है, जैसे आपने अभिनव प्रवृत्तियां पढ़ा कि राजस्थान में बारिश हो रही है, क्यों? तो बारिश क्यों हो रही है, तो उसके जो मुद्दे बनते हैं पॉइंट वाइज, कम से कम अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, आपके जो नोट्स हैं उसमें नोट कर लीजिए, जिससे बाद में भी पढ़ें, 2 महीने बाद भी पढ़ें, तो यदि आप भूल जाते हैं तो वहां से चीज़ों को आप आसानी से कर सकें। तो 2 होमवर्क आपके दिए गए हैं, ये दोनों आपको स्वयं से कर लेके आने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार।